Hello students, welcome to our YouTube channel नीट एंड नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीवियस क्लास में मैंने एक ओवरव्यू बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आज से हम इसकी थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में अगर हम इसको कहें तो वो रहेगा पाचन तंत्र। होता क्या है बेसिकली? तो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है। अगर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसको जिंदा रहने के लिए, कोई ह्यूमन बीइंग है इवन इंक्लूडिंग एनिमल्स भी, उनको जिंदा रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी है उनको जिंदा रहने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक रहता है न्यूट्रिशन, खाना पीना, और एक रहता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है वो पर्सन कहाँ से ले लेगा? एनर्जी सॉरी एयर से इनहेल कर लेगा कि हवा ले रहा है, एयर इनहेल कर रहा है तो ऑक्सीजन मिल गई वहां से। अब उसके बाद बात आती है कि न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज क्या करती है पर्सन को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देती हैं जिंदा रहने के लिए। अब है न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको फूड से, खाने से। अब खाना मतलब, अब न्यूट्रिशन मतलब वो पार्टिकल्स जिनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या है? वो एलिमेंट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए जो एलिमेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब बात करें कि न्यूट्रिएंट्स है दो तरीके के होते हैं। एक है जो हमें कम अमाउंट में रिक्वायर्ड रहे, कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। एक है कि जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो जो स्मॉल में हमें जरूरत रहती है, स्मॉल अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी जरूरत हमें ज्यादा अमाउंट में रहती है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात करें कि जो स्मॉल, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है विटामिन, एक मिनरल्स। मिनरल्स सपोज सोडियम हो गया हमारा, Na फॉर सोडियम, केफ स्टैंड फॉर पोटेशियम, उसके बाद है Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, फिर है Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। तो ये सब क्या होता है? क्योंकि ये हमें क्या है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर। अब ऐसा नहीं है ना कि हमें कैल्शियम, हम पूरा दिन कैल्शियम ही इनटेक कर रहे हैं, पूरा दिन हम आयरन आयरन मतलब Fe स्टैंड फॉर आयरन, तो हमें कम अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है। अब है जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक चीज और आती है विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के लिए एक निमोनिक्स, एक ट्रिक है KEDA। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल में दो आते हैं, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी के और अलग पार्ट्स आते हैं जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B9 है, ये सब। उसके बाद है, अगर बात करें हम न्यूट्रिएंट्स के अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा अगर बात करें मैक्रो मतलब जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं। तो जैसे कि इसमें है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट मतलब कि अब एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि कितने कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की एक हेल्दी पर्सन में रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट रहती है 225 ग्राम से लेकर 325 ग्राम तक पर डे। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है कि जितना किसी भी ह्यूमन बीइंग का वेट है, सपोज करो अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग का वेट है 70 kg, अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग का वेट है 70 kg, तो मतलब उसको 70 ग्राम, उसको 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट की। तो फैट की रिक्वायरमेंट रहती है 225 टू, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है 225 ग्राम पर डे के आसपास। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम कित पर ग्राम के हिसाब से हमें कितना किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब बात करें कि अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है, कार्बोहाइड्रेट स्टैंड्स फॉर CHO, तो 1 ग्राम अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो वो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और तो कार्बोहाइड्रेट के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज फैट। तो अगर हम 1 ग्राम
फैट खा रहे हैं, 1 ग्राम फैट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें 9 किलो एनर्जी मिलती है। फिर है प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए अगर 1 जो ग्राम प्रोटीन है वो हमें 4 किलो देता है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, वन लाइनर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। अब है ये मैंने एक बताया था, बाय मिस्टेक मैंने बताया था कि फैट है वो 200 कुछ मैंने बताया था, नहीं, फैट का जो रिक्वायरमेंट रहता है दैट इज 40 to 78 ग्राम पर डे। अगर क्या है, नॉर्मल एक अडल्ट का वेट है कितना, 60 to 70 kg वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मैंने फैट का रिक्वायरमेंट बताया है। अच्छा, अगर ये प्रोटीन का है कि इन केस कि अगर हेल्दी बंदा है तो उसमें 1 ग्राम पर केजी रहता है। लेकिन अगर कोई जैसे जिम में जाने वाले लोग देखे होंगे कि वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उनके लिए जो ये रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होकर 1.5 ग्राम पर केजी कि सपोज करो अगर कोई 60 किलो का बंदा है या 60 किलो का पर्सन है, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी 60 × 1.5 के हिसाब से अगर देखें तो 90 ग्राम पर डे रहेगी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होकर ये पूरा इसोफेगस रहता है। उसके बाद है स्टमक, स्टमक में भी अब 2 स्फिंक्टर रहते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पूरा स्टमक, उसके बाद ये है पेनक्रियाज, साथ में इसका कनेक्शन यहाँ रहता है। ये है हमारी बीच वाली है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद है ये जो ऊपर से असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लीवर, और लीवर के बिल्कुल साथ में एडजस्ट जो रहता है दैट इज उसको बोलते हैं हमारा गॉल ब्लैडर। इसके बाद है ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट रहते हैं लास्ट में रेक्टम और एनस। तो ये सारे क्या है, इसका पार्ट्स रहते हैं डायग्राम के, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम ये है। उसके बाद है बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने ऑर्गन से मिलके बना है। तो बेसिकली 2 तरीके के ऑर्गन्स रहते हैं। एक होता है जो मेन ऑर्गन्स जिनको बोलते हैं, जो कि पूरा जीआई ट्रैक्ट बनाते हैं, या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये मेन ऑर्गन्स रहते हैं जो कि माउथ से लेकर एनस, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ से लेकर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रहते हैं। अब अगर बात करें एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब जिनकी हेल्प के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता, जिनकी हेल्प के बिना, दैट इज एसेसरी। तो वो कौन कौन से होते हैं, अगर बात करें किसकी, कि जी स्टार्टिंग से अगर बात करें तो सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड रहता है। स्लेवरी ग्लैंड, उसके बाद टीथ रहते, पहले टीथ फिर स्लेवरी ग्लैंड, या साथ में ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, और फिर उसके बाद है पेनक्रियाज। अच्छा, टंग भी एक पार्ट इसका रहता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब इनको अगर एक एक से डिटेल जो एग्जाम में पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन से, तो वन लाइनर क्वेश्चन में इनकी सबकी लेंथ एक बार पूछी जा सकती है, और बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है, सीएचओ के एग्जाम्स में और एनएचएम वगैरह में ये सब पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले माउथ से स्टार्ट अगर अपन कर दें, तो सबसे पहले जीआई ट्रैक्ट होता क्या है कि एक एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लेंथ टोटली होती है 800 to 900, अगर ये सेंटीमीटर में, और अगर मैं बात करूं मीटर्स में तो 8 to 9 मीटर। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन था कि फेरेंक्स तो देखा जाए तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर हमारा काउंट होता है। लेकिन फेरेंक्स का कौन सा पोर्शन है जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, तो ओरोफेरेंक्स। फेरेंक्स के 3 पोर्शन होते हैं, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स और लेरिंगोफेरेंक्स। तो ये जो हमारा बताया, ओरोफेरेंक्स जो फेरेंक्स का पोर्शन है, कौन सा, ओरोफेरेंक्स, वो वाला पोर्शन क्या रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड रहता है। अब बात करते हैं ओरोफेरेंक्स से अगर नीचे की तरफ चले तो ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की टोटल जो लेंथ रहती है वो रहती है 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस के बाद स्टमक, जिसकी लेंथ भी रहती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की भी अब स्टमक से आगे क्या होता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। और साथ में सिक्कम को भी क्या करते हैं, सिक्कम को हम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट काउंट करते हैं। तो ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो ड्यूडिनम की लेंथ रहती है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक इसकी
लेंथ रहती है। अगर सेंटीमीटर्स में बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। इसके बाद है इलियम जो कि रहता है 400 से 500 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं बात करूँ मीटर्स में तो 5 मीटर से लेकर 5 मीटर से लेकर 4 मीटर से लेकर 5 मीटर तक इसकी लेंथ रहती है। इसके बाद आता है इलियम के बाद है हमारा सिकम जिसकी लेंथ रहती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है हमारा अगला रहता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला रहता है सिकम पार्ट, ये है 6 to 7 सेंटीमीटर लेंथ। अब उसके बाद है असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद है सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम और एनस। तो असेंडिंग कोलोन की जो लेंथ रहती है वो रहती है 10 to 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बात करें असेंडिंग कोलोन के बाद, अगर बात करें ट्रांसवर्स कोलोन की, तो ट्रांसवर्स कोलोन की भी जो लेंथ रहती है 45 सेंटीमीटर, फिर डिसेंडिंग कोलोन की 25 सेंटीमीटर, सिग्मोइड कोलोन है 25 सेंटीमीटर, और रेक्टम और एनएस रेक्टम की 12 सेंटीमीटर, और लास्ट में है एनाल कैनाल या जिसको बोलते हैं एनस। तो इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके सब पार्ट कौन सा स्मॉलेस्ट रहता है, कौन सा लार्जेस्ट रहता है, इसको हम सब पढ़ेंगे डिटेल में जब हमारे इसके एक एक ऑर्गन को हम ब्रीफली रीड करेंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि दो तरीके के ऑर्गन रहते हैं, एक मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, एक एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं। मेन में माउथ रहता है। फेरिंग्स में भी कौन सा पार्ट रहता है, ओरोफेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारा रहता है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। अच्छा, डाइजेशन की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, ताकि वो इजिली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली फंक्शन क्या रहते हैं, काम क्या क्या करता है, ये हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें फंक्शन की जी, इंजेशन की। मुंह के अंदर जो खाना इनटेक करना है, लेना है, उसमें कौन कौन, अब हमने एक सपोज करो रोटी का बाइट लिया, तो इसमें इंजेशन सबसे पहले टेकिंग फूड एंड लिक्विड। अब रोटी है, साथ में हम दूध ले रहे हैं या कोई भी लिक्विड पानी पी रहे हैं, अ, उसको मुंह के अंदर लेना, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसको चबाना और निगलना। तो चबाने में जो मेन ऑर्गन हेल्प कर रहा है दैट इज टीथ, और जो निगलने में हेल्प कर रहा है दैट इज टंग। तो सबसे पहला हो गया इंजेशन। उसके बाद है सिक्रेशन मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव इंजन की बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि अगर एस्टिमेट की बात करें तो पूरे दिन के अंदर 7 लीटर पर डे। उसके अंदर सलाइवा भी है, जो स्टमक के अंदर एचसीएल सिक्रेट हो रहा है वो भी काउंट होगा। तो ये सारे जूसेस सिक्रेट काउंट होंगे, जैसे कि बाइल है, हॉर्मोन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और फूड को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो इजिली क्या हो सके, स्वेलो आउट हो सके, या फिर उनको इजिली उनका डाइजेशन हो सके। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइन। सिक्रेशन के बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। मिक्सिंग मतलब फूड जो भी जितने भी जूसेस जो सिक्रेट होते हैं, जितने भी जूसेस हमारे सिक्रेट होते हैं, वो फूड के अंदर मिक्सअप हो, और उसके बाद फर्दर आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होती रहे फूड की। सपोज माउथ से लेकर, जैसे फिर इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक से आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरीके से आगे फॉरवर्ड मूवमेंट है, उसको बोलेंगे प्रोपल्जन। तो मिक्सिंग एक मस्कुलर मूवमेंट जिसके अंदर क्या होता है, फूड मिक्स होता है, जितने भी हमारे जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, जैसे सलाइवा हो रहा है, अब स्टमक के अंदर एचसीएल है, फिर इंटेस्टाइन्स के अंदर जो जूसेस रहते हैं, वो सारे फूड के अंदर मिक्सअप होते हुए आगे फॉरवर्ड होते रहे। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स रहते हैं जीआई ट्रैक्ट की, इसोफेगस से लेकर एनस तक। अब उसके बाद है, अब ये फूड के अंदर हमारा जो भी हमारे सिक्रेशंस हैं वो ऐड ऑन हो गए। उसके बाद है
खाने का डाइजेशन, यानी कि उसके फूड जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उनका ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दो तरीके का हमारा डाइजेशन रहता है। एक रहता है मैकेनिकल, मैकेनिकल जिसके अंदर होता है च्यूइंग होना, फूड पार्टिकल्स का छोटे सेगमेंट्स में टूटना। उसके बाद है केमिकल डाइजेशन, जिसके अंदर आता है खाने का एब्जॉर्प्शन होना, सॉरी, खाने का स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स से स्मॉल पार्टिकल्स में इसका ब्रेक डाउन होना, ताकि वो इजली हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर मिक्स हो सके न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो दो तरीके का हमारा डाइजेशन रहता है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन जो कि मशीनरी, जिसे बोले कि मसल्स की हेल्प से, और केमिकल जो कि बेसिकली ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का मिक्सअप होना फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड रहते हैं? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। अब इसके बाद बात करते हैं, फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूडेड रहते हैं? एक रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि विलाई, विलाई बेसिकली होते क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टेड पार्टिकल जैसे स्मॉल, सॉरी, स्टमक के अंदर क्या होता है कि डाइजेशन हो गया, उसके बाद आगे खाना पास हुआ, तो इसके अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन होना, और बॉडी सेल्स के यूज के लिए खाने का एब्जॉर्प्शन होना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि दो इंटेस्टाइन रहते हैं हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल रहती है, और जैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन साइट रहती है वो हमारी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद है एब्जॉर्प्शन के बाद है जो वेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हमने खाना लिया है तो उसका पूरे के पूरे का बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होगा, नहीं, जो वेस्टेज बच जाता है उसको क्या किया जाता है? वेस्ट, एज ए वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, एक फिकल मटेरियल बना के, जिसको बोलते हैं स्टूल या फिकल मटेरियल, वेस्टेज जो रहता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना। अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रहते हैं, उनको बॉडी से वेस्ट आउट को बाहर निकाल देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। और उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का भी कौन से वाले पोर्शंस? जो कि जैसे कि रेक्टम है, जहां पर जो फिकल मटेरियल है वो स्टोर होता है, और उसके बाद एनस है, एनस के थ्रू क्या है? बॉडी से स्टूल है वो पास आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डेफिकेशन कहलाती है। तो ये था हमारा आज का डाइजेस्ट सिस्टम का एक स्टार्टिंग से जो हमने। अब इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे इसके ऑर्गन्स, जिसमें कि माउथ, फिर उसके बाद है टीथ। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, उसमें हम ये दोनों ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में। टीथ से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, सपोज कि कितने टाइप के रहते हैं, कौन कौन से टीथ का क्या क्या काम रहता है, अलग अलग नेम ऑफ टीथ, जैसे कैनाइन है, इंसीजर है, मोलर, प्रीमोलर, ये सब। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को